आप ही की बुक जब आगे आदमी पढ़ेगा तो उसको एक चीज़ नोटिस करता है कि जो लैंड बाउंड्रीज के इश्यूज अब डेवलप हुए 2015 के बाद, उसमें सबसे पहली लाइन जो है वो नेपाली कांग्रेस ने ही खींची थी। जी, जी, जी। तो डू यू थिंक कि इंडिया ने जो इतना नेपाली कांग्रेस पे ओवर रिलाई कर दिया वो प्रॉब्लमैटिक हो गया? सर मैं आपकी बुक पढ़ रहा था, एक बहुत अच्छा एनेक्डोट मेरे को मिला जब आपने बताया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ आपने जो फर्स्ट ब्रीफिंग की। सर आप प्लीज़ वो मोमेंट हाइलाइट कर सकते हैं, बिकॉज़ वो मतलब मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि उन्होंने वो सवाल क्यों पूछा? जब चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव जी आए थे हाँ, नेपाल, हाँ। तो उन्होंने मेरे से पूछा था कि बेगम हजरत महल की मज़ार कहाँ है? बेगम हजरत महल जो थी वो वाजिद अली शाह की बेगम थी अच्छा, और 1857 में उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई की थी अच्छा। और जब वो हार गईं तो वो हाँ, नेपाल में भाग के आईं और वहाँ उनको शरण मिली और नेपाल में उनका इंतकाल हुआ अच्छा। 1869 में। के बाद भी उस चीज़ पे कभी क्लोज़र नहीं हुआ। सर आप नेपाल में थे इतने साल, आप कुछ अंदर की बात बता सकते हो कि वो एक्चुअली इंसिडेंट हुआ क्या? जैसे मैं आपकी किताब पढ़ रहा था तो सर मैंने एक चीज़ फंडामेंटल नोटिस की कि नेपाल में कभी भी मतलब जो भी सत्ता है, शासन है, वो कभी परमानेंट किसी हाथ में नहीं रहता। देयर आर मल्टीपल कोएलिशंस और लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो सर और आप नेपाल में सर आपने 2000 में भी सर्व किया है, फिर आप इंडिया से एम्बेसडर भी थे। सर एक एक क्यूरियस सवाल आता है कि क्या आपकी नज़र में नेपाल में वो डेमोक्रेटिक कैरेक्टर नहीं है एज़ अ नेशन? 100% of the adult population हाँ, works. अच्छा, All women in the adult working age are actually working. तो ओके, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है भारत में, खासतौर कोविड के बाद हाँ। विमेन का पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स में काफ़ी कम हुआ। आज का चाइना तो नहीं 5-6 साल का, बट मुझे लगता है कि 1980s के बाद भी जो चाइना था, उसके अंदर भी डू यू थिंक कि ये एटीट्यूड आया कि हमें सीखना है, या इसीलिए उन्होंने पूरे वेस्ट का मैन्युफैक्चरिंग मॉडल कॉपी कर लिया? कि बिल्कुल, मुझे हाँ। तो ये लगता है। Welcome to Being Curious with Yash. हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग क्यूरियस विद यश। बीइंग क्यूरियस विद यश पे आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ बहुत ही एस्टीम्ड गेस्ट हैं, एम्बेसडर रंजीत रे सर। सर ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है नेपाल में, वियतनाम में एंड लॉट ऑफ अदर प्लेसेस। यूएन में भी सर ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। सो आई एम रियली थैंकफुल, और सर के बारे में जितनी लिस्ट बोली जाए उतनी कम है। वेलकम सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू, थैंक यू। सर आज हम लोग काफ़ी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी जो इंडिया नेपाल के रिलेशंस चल रहे हैं, एंड सर आपने वियतनाम में भी सर्व किया है इंडिया के लिए। सो और आज के टाइम में हम देख रहे हैं वियतनाम एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है एंड इंडिया इज़ लैकिंग बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। सो वी विल ट्राई टू डिस्कस एंड गेट योर व्यूज़ ऑन दैट। जी, ज़रूर। ओके सर, आपने कुछ टाइम पहले 3 साल पहले एक बुक लिखी थी, रीसेटिंग इंडिया नेपाल टाइज। सर तो मैं आपकी बुक पढ़ा, आई डिड नॉट गेट कि आपने ये टाइटल क्यों दिया कि रीसेटिंग इंडिया नेपाल टाइज? बिकॉज़ अगर कोई ऊपर से दिखेगा सो पीपल वुड थिंक कि नेपाल और इंडिया के रिश्ते ठीक है, देयर आर अप्स एंड डाउन्स, बट एक बहुत मेजर शिफ्ट की तो ज़रूरत नहीं है। एंड सर आपने नेपाल में भी सर्व किया है, तो व्हाई डू यू थिंक कि ये एक फंडामेंटल रीसेट की ज़रूरत है? देखिए 2-3 चीज़ें हैं इसमें। एक तो अगर भारत एक एस्पिरेशनल पावर है, एक ग्लोबल रोल प्ले करना चाहता है, सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप चाहता है, तो हमारा और विकास करना चाहता है तीव्र गति से। ये सब तभी हो पाएगा जब हमारा नेबरहुड जो है वो जी सर। शांत होगा, यहाँ पे पीस होगी, प्रॉस्पेरिटी होगी, स्टेबिलिटी होगा, विकास होगा, तभी जाके भारत के ये जो गोल्स हैं इनको हम अचीव कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि इसीलिए नेबरहुड बहुत ही अहमियत रखता है भारत के लिए। जी सर। और आज की परिवेश में अगर हम लोगों को विकास करना है तो साझा विकास ही कर सकते हैं। जी सर। अगर हमारा नेबरहुड डिस्टर्ब्ड होगा, अगर वहाँ पे वायलेंस होगा, टेंशन होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो भारत का जो पूरा फोकस है इन इश्यूज में जाएगा, क्राइसिस मैनेजमेंट में जाएगा। जी सर। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये नेबोर्ड की हमेशा से अहमियत है, जी। बट आज के परिवेश में इसकी अहमियत और ज़्यादा बढ़ी है। ओके। तो इसीलिए मुझे लगता है कि एक नए सिरे से हमें देखना चाहिए अपने पूरे नेबरहुड को। ओके। बहुत कुछ उपलब्धियां भी हुई हैं, बहुत कुछ काम हो रहा है। हाँ सर। तो रीसेटिंग का मतलब एक ये भी था कि क्या क्या अच्छी चीज़ें हुई हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, हाँ। उन प्रॉब्लम्स को कैसे सुलझाना है, जो अच्छी जी। चीज़ें हैं उनको आगे कैसे बढ़ाना है। जी सर। इसीलिए मैंने एक ये इसका टाइटल दिया किताब ओके। का। ओके।
सर जैसे मैं आपकी किताब पढ़ रहा था तो सर मैंने एक चीज़ फंडामेंटल नोटिस की कि नेपाल में कभी भी मतलब जो भी सत्ता है, शासन है, वो कभी परमानेंट किसी हाथ में नहीं रहता। देयर आर मल्टीपल कोएलिशंस और लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो सर और आप नेपाल में सर आपने 2000s में भी सर्व किया है, फिर आप इंडिया से एम्बेसडर भी थे। सर एक एक क्यूरियस सवाल आता है कि क्या आपकी नज़र में नेपाल में वो डेमोक्रेटिक कैरेक्टर नहीं है एज अ नेशन? देखिए, नेपाल को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है किसी भी चेंज के लिए, चाहे वो सियासी चेंज हो, पॉलिटिकल चेंज हो, ऑटोक्रेसी से फिर एग्जीक्यूटिव मोनार्की आई, फिर मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी आई। तो हर चेंज के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा जी। और बहुत आंदोलन हुए। हाँ, अब की जो 2006 में जो माओवादी आंदोलन का रेजोल्यूशन हुआ, हाँ, वो एक समावेशी नेपाल के लिए था, हाँ। एक आइडेंटिटी बेस्ड नेपाल के लिए था। हाँ, मधेसी एजिटेशंस हुए। तो अगर आप हिस्ट्री देखेंगे नेपाल की पिछले 70-80 साल से, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा है। हाँ, तो उनका एक्सपीरियंस जो है भारत के एक्सपीरियंस से बहुत फ़र्क है। हाँ, और भारत में तो हमारे बड़े एस्टैब्लिश लीडर्स थे फ्रीडम हाँ, मूवमेंट के, हाँ, जिन्होंने यहाँ पे एक बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क डेवलप किया डेमोक्रेसी के लिए, हाँ, इंक्लूसिवनेस के लिए। हमारा हाँ, अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम रहा हाँ, पिछड़ी जातियों के लिए। तो ये सब चीज़ें जो है नेपाल में बहुत स्ट्रगल के बाद आई हैं। हाँ, और अगर आप देखेंगे तो 70-80 सालों में बहुत तब्दीली आई है नेपाल में। जी, तो हाँ, हम लोगों को लगता है कि ये चेंजेस जो हैं कई सदियां लग जाती हैं हाँ, आम देशों में। नेपाल में 70-80 साल में आए हैं, हाँ, इसीलिए थोड़ा इंस्टेबिलिटी लगता है। तो ये एक प्रोसेस जारी है, पर मुझे लगता है कि इसकी दिशा बिल्कुल सही है। ओके, और इसका भारत का पूरा समर्थन है हाँ, नेपाल के लिए। जिस तरह नेपाल आगे डेवलप करना चाह रहा है, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी को मजबूत करना चाह रहा है, हाँ, इंक्लूसिव सोसाइटी बना रहा है, समावेशी सोसाइटी, हाँ, तो इन सब चीज़ों में भारत का पूरा सपोर्ट है। ओके। सर जैसे आपने मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी की बात की और सर आपने भी अपनी बुक में मेंशन किया है कि जैसे जो नेपाली कांग्रेस थी, इनिशियली इंडिया ने उनको हमेशा ज़्यादा पुश किया क्योंकि उनका डेमोक्रेटिक कैरेक्टर था। जो माओइस्ट थे उनका इतना डेमोक्रेटिक कैरेक्टर नहीं था और इंडिया हमेशा डेमोक्रेसी को प्रमोट करना चाह रहा है। लेकिन सर आप ही की बुक जब आगे आदमी पढ़ेगा तो उसको एक चीज़ नोटिस करता है कि जो लैंड बाउंड्रीज के इश्यूज अब डेवलप हुए 2015 के बाद, उसमें सबसे पहली लाइन जो है वो नेपाली कांग्रेस ने ही खींची थी। जी जी जी। तो डू यू थिंक कि इंडिया ने जो इतना नेपाली कांग्रेस पे ओवर रिलाई कर दिया वो प्रॉब्लमेटिक हो गया? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा। और एक बात जो मैं साफ कहना चाहता हूँ कि भाई डेमोक्रेसी है, हाँ, कभी एक पार्टी की सरकार आती है, कभी दूसरे पार्टी की सरकार आती है। और नेपाल में एक दो बड़ी क्लियर धाराएं हैं। एक तो ये हाँ, नेपाली कांग्रेस की जो भारत के एक्सपीरियंस से और हिस्टोरिकल प्रोसेसेस से जिसका लेना हाँ, देना भी है। हाँ, नेपाली कांग्रेस के नेता जो हैं, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में भी उन्होंने हाँ, हाँ, हिस्सा यस, लिया था। और दूसरी एक ये वामपंथी धार है हाँ, नेपाल में, जो बहुत स्ट्रांग है। हाँ, और जो खास तौर जब राजा महेंद्र ने सत्ता अपने हाथों में ली, हाँ, तो इसको उन्होंने इनकरेज किया। हाँ, क्योंकि जो नेपाली कांग्रेस थी वो बिल्कुल खिलाफ थी किंग के रूल के, और जी, वो लोग एग्जाइल में आए इंडिया में। जी, और जो वामपंथी लोग थे, काफ़ी लोगों ने राजा का सपोर्ट किया, हाँ, राजा को मदद किया। हालांकि ये मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, इतना हाँ, क्लियर कट स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। तो ये दो धारें हमेशा रही हैं, और कहीं ना कहीं नेपाल का राष्ट्रवाद जो है वो भारत से जुड़ा हुआ है। कि ओके, नेपाल अपनी आइडेंटिटी हमेशा देखना चाहता है कि किस तरह वो भारत से भिन्न है। अगर सारी चीज़ें जो हैं, भाषा, धर्म, रीति रिवाज, हाँ, हर चीज़ अगर भारत से मिलती जुलती है, तो नेपाल की क्या खासियत है, नेपाल का जो यूनिक आइडेंटिटी क्या है। तो ये एक इशू हमेशा रहा है नेपाल में। तो नेपाल ने अपना जो राष्ट्रवाद है वो किसी तरह ये इस बेसिस पे कोशिश की है उसको इवॉल्व करने की, कि ओके, भारत से किस तरह उनकी भिन्नता है। तो ये एक प्रोसेस रही है, और इसमें जो है, जो राजावादी लोग थे, जो वामपंथी लोग थे, उन लोगों का ज़्यादा इसमें रोल रहा और सपोर्ट रहा। तो ओके, ये दो धाराएं हैं। हाँ, अब आज के परिवेश में देखिए, भारत को जो भी सरकार होगी, हाँ, चाहे डेमोक्रेटिक सरकार हो, हाँ, कांग्रेस की हो, या वामपंथी सरकार हो, अब तो कोलिशन है वामपंथी का और नेपाली कांग्रेस का, तो हमें तो हर सरकार के साथ काम करना है, हाँ, हाँ, वो क्योंकि तो करना नेबर्स हैं पड़ेगा। जी, हमारे। जी, तो ये कहना ठीक नहीं होगा कि हम एक सरकार को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं, दूसरी को नहीं। जो रिलेशनशिप है वो म्यूचुअल इंटरेस्ट पे बेस्ड है।
100%। और नेबरिंग कंट्री में आपकी ये लग्जरी नहीं है कि भाई हम आपसे बात नहीं करेंगे हाँ। या हम लोग खुश नहीं हैं। हाँ अल्टीमेटली इंटरेस्ट दोनों कंट्रीज के इतने स्ट्रांग होते हैं हाँ। कि आपस में तालमेल करना ही पड़ता है। हाँ अब आप श्रीलंका ही का लीजिए, जी। अभी हमारे विदेश मंत्री गए, अब मालदीव्स का लीजिए, मालदीव्स के साथ भी काफ़ी उथल पुथल रही, अब उनके राष्ट्रपति यहाँ आ रहे हैं। हाँ तो कहीं ना कहीं ये बातचीत का सिलसिला हमेशा जारी रहना बहुत ज़रूरी है ओके नेबरहुड में। ओके सर, जैसे आपने कहा कि ये बातचीत का सिलसिला हमेशा जारी रहना जरूरी है सर, जैसे कई सारे एपिसोड्स नेपाल में, इंडिया नेपाल रिलेशनशिप में देखे गए, जैसे 89-90 का आपने काफ़ी मेंशन किया है, जब बहुत ही ब्रेकेज आ गया था, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंड हो गया था। फिर 2015-16 में जो है, सो डू यू थिंक कि इंडिया में एक है कि अगर नेपाल बहुत ज़्यादा अपने आप को असर्ट करता है तो हम इंडिया बहुत ज़्यादा उसको जो है ओवर पावर करने की कोशिश करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं उसका एक कॉन्टेक्स्ट होता है। उन डेवलपमेंट्स को कॉन्टेक्स्ट के में देखना चाहिए। आपको उदाहरण के तौर पे 2015 में काफ़ी हमारे रिलेशनशिप डिस्टर्ब रही है। लोग कहते हैं कि उसमें भारत को थोड़ा सा इतना इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था। बट ये कहना आसान है। अगर आप देखेंगे 2015 का जो संविधान था, एक बड़ा लॉन्ग प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन का कल्मिनेशन पॉइंट था। यस हाँ माओवादी आंदोलन का, हाँ, मधेसी आंदोलन हाँ, का, उन आंदोलनों को रिजॉल्व करने में अग्रीमेंट्स हुए। हाँ, उन अग्रीमेंट्स में कई इश्यूज थे कि हाँ, ये इश्यूज जो है सरकार मानेगी, हाँ और उनका सारा जो इम्पोर्टेंस था उसको कॉन्स्टिट्यूशन में रिफ्लेक्ट होना जरूरी था। फिर जी, ये जब नहीं हुआ हाँ तब दिक्कतें शुरू हुई। जी, और भारत की संलग्नता कहीं ना कहीं सारे रेजोल्यूशंस के साथ थी, चाहे माओइस्ट इंसर्जेंसी को समाप्त करने में हाँ 2005 में जो अग्रीमेंट हुआ था दिल्ली में, हाँ या मधेसी आंदोलन को समाप्त करने में। तो कहीं ना कहीं भारत का रोल एक कैटलिस्ट की तरह था। ओके या एक भारत का रोल था दोनों पार्टीज को साथ लाने में और जी। एक कॉम्प्रोमाइज करवाने में। हाँ तो भारत हमेशा जुड़ा हुआ था। तो 2015 में क्या हुआ, जब एक तबके को लगा कि हमारे जो इश्यूज हैं जो पहले हाँ। मान लिए गए थे, हाँ वो अब उनको नहीं रखा जा रहा है, या उनको उसमें अब उनको इंक्लूड नहीं किया जा रहा है, हाँ। तब ये परेशानी शुरू हुई। हाँ तो इस तरह उसमें भारत हमेशा ही से लगा हुआ था, जुड़ा हुआ जी, था। जी, तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं। हाँ। यू नो, फॉर एन आउटसाइडर जो इतने करीबी से नहीं देख रहे हैं, उनको हाँ। लगता है कि अरे उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, हम उसमें क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं। जी, बट इसका एक पूरा एक बैकग्राउंड प्रोसेस है हाँ जिसको समझना जरूरी है। ओके और मैंने अपनी किताब में इसका काफ़ी वर्णन किया है। मैंने हाँ। ये एक्सप्लेन करना किया है कि भारत की जो नीतियां थी उस टाइम, हाँ उनका क्या लॉजिक था, हाँ ताकि लोग समझें कि भारत ने जो भी किया वो क्यों किया। जी। आफ्टर ऑल हम लोगों की पॉलिसी किसी बेसिस पे होती है, लॉजिक पे 100 होती है, हाँ। कोई रीज़न होता है। हाँ। ऐसा तो नहीं कि मनमानी है। जी जी तो वो रीज़न एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी। और एक ये मेन वजह मेरी किताब लिखने का ये भी था कि मैं नेपाल के लोगों को बताऊं कि भारत की क्या नीतियां हैं और हाँ। क्यों ऐसी नीतियां हमने अपनाई हैं, ओके और इंडिया के लोगों को बताऊं कि नेपाल किस तरह का एक विविधतापूर्ण देश है। हाँ और नेपाल को क्या, अब नेपाल जब भारत को देखता है तो उनके मन में क्या फीलिंग्स आती हैं, किस तरह हाँ। वो देखते हैं, किस हाँ। नज़र से देखते हैं भारत को। ओके सर, जैसे आपने 2015 कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, आपकी नज़र में आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे उस टाइम, जैसे जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम रखा उन्होंने, और उन्होंने उस टाइम तो सेक्युलर रखा, लेकिन अब बहुत सारी बातें चल रही है कि नेपाल में हिंदू राष्ट्र बनने की। सो डू यू थिंक कि ऐसा हो सकता है कि ये, और क्योंकि सर एक्चुअली इशू क्या हुआ कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से कभी भी वहाँ एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बन पा रही है, हमेशा जो है कोएलिशन बन रहा है और वो कोएलिशन टूट रहा है, तो उससे जो है नेपाल का बेनिफिट भी नहीं हो पा रहा है। डू यू थिंक कि ये जो उन्होंने रखा क्लॉज, इट वाज अ प्रॉब्लम? देखिए, ये इश्यूज जो हैं अब उभर के आ रहे हैं, और हाँ। जो अभी नई सरकार बनी है नेपाली कांग्रेस और हाँ CPN UML की, उसका एक लॉजिक ये भी है कि जो संविधान में कुछ खामियां हैं या कठिनाइयां हैं, हाँ। उनको रिजॉल्व करना है, और एक हाँ। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का जो इशू है हाँ, वो हाँ। उसमें है। बट ये मैं एक यहाँ पे कॉशनरी वर्ड कहना चाहूँगा कि ये संविधान जो था जब बना था, एक बहुत डेलिकेट बैलेंस था अलग अलग विभिन्न ग्रुप्स के इंटरेस्ट का। हाँ
तो इस संविधान के अगर आप कोर फीचर्स को चेंज करोगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है देश में। अच्छा। तो नेपाल के बहुत बड़े बड़े नेता हैं, वो लोग हाँ। सब बैठ के इसमें देखेंगे कि क्या हाँ। चीज़ बदली जा सकती है, क्या हाँ, नहीं हाँ। बदली जा सकती, क्योंकि ये बहुत एक लॉन्ग प्रोसेस ऑफ रेवोल्यूशन, ऑफ हाँ। एजिटेशन, हाँ। ऑफ वायलेंट इंसर्जेंसीज, हाँ। उसके बाद ये आया है। जी। तो इसको बहुत बहुत कॉशन के साथ और हाँ। बहुत सीरियसली सोच विचार करके हाँ। और सारे सब सोसाइटी को साथ रखकर। हाँ सर, जैसे आपने बताया कि ये एक प्रोसेस ऑफ कंसेंसस था, लेकिन अगर हम नेपाल में पढ़ेंगे तो वहाँ पे सर जो मधेसीस थे उनके राइट्स, वो क्लेम करते हैं कि उनके राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं किया गया 2015 कॉन्स्टिट्यूशन को में, उनको अफर्मेटिव एक्शन भी नहीं दिया गया। तो डू यू थिंक कि ये एक इशू रह गया जो नहीं वो सॉल्व कर पाए? देखिए, बहुत सारे इश्यूज थे। अब हर ग्रुप को सब कुछ तो नहीं हासिल होता जो वो चाहते हैं, जी। तो कहीं ना कहीं हर जगह कॉम्प्रोमाइज होता है। हाँ। और कुछ सेक्शंस थे जो ये संघीयता नहीं चाहते थे, हाँ। पर संघीयता आई, जैसी भी आई संघीयता आई। इसी तरह कुछ सेक्शंस थे जो ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन या अफर्मेटिव एक्शन नहीं चाहते थे, हाँ। पर आया। हाँ। तो मैं समझता हूँ कि आप इसको, इस संविधान को दो नजरियों से देख सकते हैं, या तो लाइक अ ग्लास हाफ फुल और अ ग्लास हाफ एम्प्टी। तो मुझे अच्छा। लगता है कि ये ग्लास हाफ फुल है, एटलीस्ट हाँ। कुछ तो चेंज आया है। हाँ। और इसी को और इम्प्रूव करने का जो है वो मकसद है जो नई सरकार बनी है, उन्होंने कहा है। तो ओके। ये वो खुद भी कहते हैं कि भाई वर्क इन प्रोग्रेस है। हाँ। और अब 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, तो हाँ। इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो लोग देखेंगे कि किस हाँ। तरह आगे बढ़ना है। हाँ सर, मैं आपकी बुक पढ़ रहा था, एक बहुत अच्छा एनेक्डोट मेरे को मिला जब आपने बताया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ आपने जो फर्स्ट ब्रीफिंग की। सर आप प्लीज वो मोमेंट हाईलाइट कर सकते हैं, बिकॉज वो मतलब मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि उन्होंने वो सवाल क्यों पूछा। देखिए, ये 2015 की बात है, अप्रैल में बहुत बड़ा भूकंप आया था। जी। और बहुत वहाँ नेपाल में तहस नहस हुआ, 8,000 हाँ। लोग मरे और बहुत नुकसान हुआ। हाँ। तो भारत ने बहुत वहाँ मदद की नेपाल की। जी। और बिल्कुल इसी तरह मदद की जैसे कहीं हमारे देश में कहीं भूकंप आता, उसी हाँ। तरह हमारे 6 घंटे के अंदर प्लेन्स और मिलिट्री पर्सनल और हाँ। नेशनल NDRF के लोग हाँ। और सारा सामान, राहत सामग्री सब शुरू हो गया 6 घंटे के अंतर्गत। और फिर कुछ दिनों के बाद हमने देखा कि वहाँ के ख़ासतौर सोशल मीडिया में और हर जगह तरह तरह के इश्यूज आने लगे जी। कि इंडियन सेना, इंडियन फौज नेपाल में आ गई है, वो हाँ। वापस नहीं जाएंगे। इंडिया ने त्रिभुवन एयरपोर्ट जो है, जो मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, हाँ। उसको ले लिया है। हाँ। या इंडिया जो राहत सामग्री भेज रही है वो हाँ। ख़राब है। हाँ। और ह्यूमन इंसान के लिए ठीक नहीं, इस तरह के अफवाहें बहुत उड़ने लगी। जी। और ये भी जो ये इसका रीज़न जो है, उस तरह का जो राष्ट्रवाद है, खासतौर जो वामपंथियों का और राजावादियों का था, हाँ। उसी का ये उससे जुड़ा हुआ है। हाँ। तो जब ये सब हुआ तो नेचुरली भारत में एक ये फीलिंग हुई कि क्यों ऐसा हो रहा है। हम तो पूरी तरह मदद अपना कर रहे हैं, भारत सरकार, भारत के लोग, भारत की प्रांतीय सरकारें सब इतना मदद कर रहे हैं, और फिर भी नेपाल में जी। इस तरह का फीलिंग क्यों है। हाँ। और फिर हम लोगों ने इसको काफ़ी एनालाइज किया कि ये क्यों है। एक तो हमारा मीडिया भी जो वहाँ गया, हाँ। वो उसको ऐसे प्रोजेक्ट करने लगे जैसे भारत ही सब कुछ कर रहा है, नेपाल की सरकार कुछ नहीं कर रही। हाँ। तो नेचुरली उससे भी काफ़ी जी। वहाँ पे इरिटेशन हुआ, हाँ। रेजिस्टेंस हुआ। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए जो बहुत इंसेंसिटिव थे हाँ। हमारी मीडिया के। तो इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगी। तो इसीलिए जब मैं दिल्ली आया और प्रधानमंत्री जी से मिला, तो पहला सवाल उनका उस टाइम यही था कि भाई हाँ। हम लोगों ने तो काफ़ी मदद की है नेपाल की, पर फिर भी इस तरह का हाँ। क्यों ये सिलसिला शुरू हुआ है। तो मेरा हाँ। फर्स्ट चैप्टर जो किताब का है वो एक्सप्लेन करने के लिए है हाँ। कि हमारी जो रिलेशनशिप है भारत हाँ। और नेपाल की हाँ। कितनी कॉम्प्लेक्स है। हाँ। और कई वजह हैं उसकी। हाँ। हाँ। साइज में बहुत, अगर आप काठमांडू में बैठेंगे हाँ। और आप नीचे साउथ को देखते हैं तो हाँ। 3 तरफ से आपको लगता है भारत ही भारत दिखता है। हाँ। हाँ। और पीछे आपके पहाड़ हैं, हिमालय हैं। हाँ। तो नेपाल को हमेशा ये लगता है कि वो घिरा हुआ है भारत हाँ। से, हाँ। तीनों तरफ से। हाँ। और नेपाल की लीडरशिप या एलीट की हमेशा थिंकिंग रही है कि हम हाँ। किस तरह
इस चक्रव्यूह से निकलें, हाँ तो किस तरह हम बैलेंस करें जो इंडिया का इतना स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, हाँ साइज में भी, ज्योग्राफी में, हर हाँ, तरह से, हाँ इसको किस तरह हम बैलेंस करें। हाँ तो उनका बैलेंसिंग का तरीका था कि कभी चाइना के साथ हम हाथ बढ़ाएं दोस्ती हाँ, का, या हाँ, अमेरिका के साथ बढ़ाएं, हाँ डाइवर्सिफाई करें फॉरेन पॉलिसी को। हाँ तो मैं समझता हूँ ये नेचुरल भी है। हाँ इस सर्कमस्टांस में अगर भारत होता तो भारत भी ऐसे ही सोचता। सही बात। तो ये सब चीजें जो हैं भारत को समझनी चाहिए, हाँ बहुत जरूरी है हाँ कि जो इस तरह का एसिमेट्रिकल रिलेशनशिप, नेपाल की आबादी 3 करोड़ है, हाँ भारत की 140 करोड़ है, हाँ तो इसमें बहुत सेंसिटिविटीज आ जाती हैं। जी तो सही ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। हाँ। और जब भी हम पॉलिसीज बनाते हैं, हाँ ये सब चीज़ें हमें अपने इनको मद्देनजर रखना चाहिए। हाँ सर, मैं थोड़ा पीछे लेके जाना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू आस्क क्वेश्चन अबाउट द मोनार्की जो वहाँ पे थी। सर जैसे एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ जहाँ पे मोनार्की का असैसिनेशन हो गया, और उसके बाद सर बहुत सारी एक्यूजेशंस हैं कि जो जस्टिस नहीं हुआ मोनार्की के एक्यूजेशन वो असैसिनेशन में, बिकॉज हर जो कमिटी थी वहाँ बैठी उसने 2 हफ्ते में ही रिपोर्ट दे दी, और उसके बाद जो है फ्रीक्वेंटली जो है सक्सेशन हो गया, उसके बाद भी उस चीज़ पे कभी क्लोजर नहीं हुआ। सर आप नेपाल में थे इतने साल, आप कुछ अंदर की बात बता सकते हो कि वो एक्चुअली इंसिडेंट हुआ क्या? नहीं नहीं, उस समय मैं नेपाल में नहीं था। हाँ और मैं तो बाहर विदेश में था, और मैंने भी ये इंसिडेंट पढ़ा है, इसके बारे में नेपाली दोस्तों से पूछा भी। बहुत हाँ। सेंसिटिव ये इशू है, जी और जो भी इसकी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन हुआ है, हाँ। वो जो भी पब्लिक डोमेन में है हाँ, वो ही हाँ। हम लोगों को पता है। इससे आगे तो इसके बारे में कुछ पता नहीं। पर जो भी हुआ, एक ये बहुत दर्दनाक हादसा था, हाँ और मुझे लगता है इससे नेपाल का एक हिस्टोरिकल कोर्स भी काफ़ी बदला हाँ इस इंसिडेंट के बाद। हाँ तो ये तो बहुत ही एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था ये नेपाल के संदर्भ में। जी सर, एक मैं मीटिंग और आपने अपनी बुक में बताई है, आपने प्रधानमंत्री जी के साथ की, और जिसमें उन्होंने आपसे एक बहुत ही स्ट्रेंज क्वेश्चन पूछा, और मुझे ये लगा कि एक आईएफएस ऑफिसर जो है जिन्होंने इतने साल इतनी जगह काम किया है, और जो शक्तिपीठ पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, मतलब मुझे ये लगा कि यार एक आईएफएस ऑफिसर को मतलब कितना रेडी रहना पड़ता है अपनी लाइफ में, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। सर आप उस इंसिडेंट के बारे में बताइए, क्योंकि सर आप बता रहे थे 1 घंटा आपने उनको ब्रीफ किया, और उसके बाद उन्होंने एक ऐसा सवाल पूछा कि आप स्टंड हो गए वहां पे। तो ये तो बिल्कुल जैसे आपने कहा, पूरी तरह ब्रीफ होना चाहिए। और 2 इंसिडेंट्स ऐसे हुए। एक तो ये मुझे नहीं पता था कितने शक्तिपीठ हैं, और बाद में मुझे पता ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। अच्छा। और ये हिंदू धर्म में भी बहुत सेंसिटिव इशू है। अच्छा। कुछ लोग कहते हैं इतने हैं, कुछ कहते हैं नहीं इतने ज़्यादा हैं, कुछ कहते हैं ये शक्तिपीठ है, कुछ लोग कहते हैं नहीं ये शक्तिपीठ नहीं है। अच्छा। तो ये काफ़ी ये बहुत सेंसिटिव इशू है। और इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं थी, पर मैंने जो भी इंफॉर्मेशन मिल सकती थी। दूसरा इंसिडेंट एक ये भी हुआ था, जब चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव जी आए थे नेपाल। तो उन्होंने मेरे से पूछा था कि बेगम हजरत महल की मज़ार कहाँ है। बेगम हजरत महल जो थी वो वाजिद अली शाह की बेगम थी। अच्छा। और 1857 में उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई की थी। अच्छा। और जब वो हार गई तो वो नेपाल में भाग के आई, और वहाँ उनको शरण मिली, और नेपाल में उनका इंतकाल हुआ। अच्छा। 1869 में। तो उस वक्त तो मुझे नहीं पता था, तो फिर उसका हमने पता लगाया। और वहाँ पे एक मस्जिद है, उसमें उनको दफनाया गया। अच्छा। और क्योंकि वो फ्रीडम फाइटर थी, तो हर साल हम लोगों ने एक ये सिस्टम शुरू किया, जो उनकी मज़ार पे जाके हम लोग फूल चढ़ाते थे। अच्छा। और रिमेंबर करते थे, क्योंकि बेगम हजरत महल तो 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की एक बहुत वेल नोन फिगर थी। जी। तो ये है, अब कोशिश ये रहती है कि भाई जितना आप सीख सको जिस देश में आप हो, उतना अच्छा है। पर लर्निंग इज अ प्रोसेस दैट गोज ऑन फॉर एवर। एक दफ़े में तो आपको सब आएगा नहीं। जी जी जी। सर जैसे आपने वियतनाम में भी सर्व किया है, आज सर इंडिया को देखते हैं और वियतनाम को देखते हैं, वियतनाम एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है, और वियतनाम वाज नॉट अ नॉर्मल कंट्री जिसको ऑल द सेंस में बोला जाए, बिकॉज वहाँ पे पूरा अमेरिकन इंटरवेंशन हुआ, उसके बाद इतना सब इश्यूज हुए, वॉर्स हुई। तो व्हाई डू यू थिंक कि सर आपकी असेसमेंट में वियतनाम जो है वो एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया, मतलब एक्चुअली वहाँ पे ग्राउंड में क्या चेंज आया? देखिए, 2 चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ। एक
कि वियतनाम का पॉलिटिकल सिस्टम बहुत फ़र्क है, वो जी। कम्युनिस्ट पार्टी, सिंगल पार्टी सिस्टम है। जी दूसरा, मुझे लगता है कि भारत को वियतनाम से बहुत कुछ सीखना है। किस तरह वियतनाम ने जिस टाइप की पॉलिसीज़ अपनाई हैं हाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को लाने के लिए, हाँ और किस तरह उन्होंने फैसिलिटेट किया है। हाँ जो जैसे हमारे देश में एक लैंड का इशू बहुत बड़ा इशू है, जी। लैंड एक्विजिशन का हाँ इन्वेस्टर्स के लिए, तो हाँ वियतनाम में किस तरह इन इश्यूज को मैनेज किया है। हाँ और आज की तारीख में वो एक बहुत मेजर मैन्युफैक्चरिंग हब बना है। हाँ तो और तीसरी चीज़ ये है कि वियतनाम में 100% ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन हाँ। वर्क्स। अच्छा All women in the adult working age are actually working. तो ओके ये एक बहुत बड़ी चीज़ है भारत में, खासतौर कोविड के बाद हाँ विमेन का पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स में काफ़ी कम हुआ। अच्छा अब वो दोबारा बढ़ना शुरू हो रहा है। तो नेपाल, इन वियतनाम, हाँ 100% ऑफ द वर्कफोर्स इज इन्वॉल्व्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, तो ओके ये इन एग्रीकल्चर। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया है। हाँ तो बहुत बहुत लर्निंग्स हैं जो हमें हाँ वियतनाम से मिल सकती हैं। एक पॉइंट और जो मुझे हमेशा वियतनाम में लगा, वियतनाम का अप्रोच हमेशा था कि हम सीखना चाहते हैं, हमें अच्छा। बताइए कैसे हम इम्प्रूव करें। हाँ तो जैसे वर्ल्ड बैंक और ये सब इंस्टीट्यूशन ने काफ़ी हेल्प किया। हाँ तो उनका बहुत एक ओपन एटीट्यूड था हाँ हाँ कि हम लोग तो एक कम्युनिस्ट सिस्टम से आ रहे हैं, हाँ अब हम लोग जो हैं अपनी तेज़ी से विकास करना चाहते हैं, हाँ तो किस तरह हमें आगे बढ़ना चाहिए। और हाँ। उन्होंने बहुत सीरियसली और बहुत सिंसियरली हाँ ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट की। तो जी। मुझे लगता है काफ़ी कुछ सीखने के लिए है वियतनाम जी से। जी सर, जैसे आपने कहा एक सीखने वाला एटीट्यूड जो है, ये मैं जितना चाइना को पढ़ता हूँ, आज का चाइना तो नहीं 5-6 साल का, बट मुझे लगता है कि 1980s के बाद भी जो चाइना था उसके अंदर भी डू यू थिंक कि ये एटीट्यूड आया कि हमें सीखना है, या इसीलिए उन्होंने पूरे वेस्ट का मैन्युफैक्चरिंग मॉडल कॉपी कर लिया? बिल्कुल, मुझे हाँ। तो ये लगता है, क्योंकि देखिए वो लोग जिस कॉन्टेक्स्ट से आ रहे थे बिल्कुल ही फर्क था। हाँ उनके यहाँ तो प्राइवेट एंटरप्राइज ही नहीं थी, हाँ कैपिटलिज्म ही नहीं थी, उनका तो कम्युनिस्ट सिस्टम था, प्लान्ड हाँ इकोनॉमी थी। हाँ तो वहाँ से और कंप्लीटली चेंज करना टू अ डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम हाँ ऑन द इकोनॉमिक साइड, हाँ पॉलिटिकली तो वही सिस्टम है। हाँ तो ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। हाँ तो बहुत उन्होंने सीखा। चाइना ने अपने दसियों हजार स्टूडेंट्स को अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में भेजा सीखने के लिए। हाँ वो लोग वापस आए, फिर वहाँ हाँ। पे उन्होंने काम किया। हाँ तो ये एक बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है ये जो प्रोसेस ऑफ लर्निंग का जो है। जी 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 सर, एक और मेरे जब मैं आपकी प्रोफाइल पढ़ रहा था, आपके बारे में पढ़ रहा था, आपने सर यूएन में भी सर्व किया है। सर, एक बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, जो कि सर काफ़ी सोशल मीडिया पे भी वायरल है, कि यूएन जो है अब वो यूज़लेस हो गया है, बिकॉज़ कोई भी इंटरवेंशन यूएन नहीं कर पाता है। आज रशिया यूक्रेन में वॉर हुई, यूएन ने कुछ नहीं किया, यूएन सिर्फ बोलता रह गया। इज़राइल ईरान में अब वॉर होने की स्थिति पे आ चुकी है मिडिल ईस्ट में। तो डू यू थिंक कि यूएन का एक जो रोल है वो रिडंडेंट हो चुका है और कोई नया सिस्टम बनाना चाहिए? क्योंकि सर आप यूएन से जुड़े हुए हो इतने साल से, अभी भी आप सर जुड़े हुए हो यूएन से। दो चीज़ें मैं कहना चाहूँगा कि यूएन में विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस हैं। जी। यूएन में WHO भी है, यूनिसेफ भी है। हाँ इन लोगों का तो बहुत मेजर रोल रहा है हाँ। इंटरनेशनली, हाँ चाहे स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन में, पोलियो इरेडिकेशन में, हाँ बच्चों के उद्धार हाँ। इम्प्रूवमेंट में। हाँ एक जो है पॉलिटिकल यूएन है, हाँ। जहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल आता है। हाँ। अब सिक्योरिटी काउंसिल में आप जानते हैं 5 कंट्रीज का वीटो है। जी जी तो जहाँ जिस भी कॉन्फ्लिक्ट में इन 5 कंट्रीज में से कोई भी इन्वॉल्व होगा, हाँ तो सिक्योरिटी काउंसिल कोई डिसीजन नहीं ले पाएगी। हाँ और लीगली जो यूएन चार्टर कहता है कि हाँ। जो बाइंडिंग रेजोल्यूशंस होते हैं वो सिक्योरिटी काउंसिल के होते हैं। हाँ तो अगर अब रशिया यूक्रेन युद्ध में रशिया हाँ। कोई रेजोल्यूशन नहीं होने देगा, जी अब इजराइल पैलेस्टाइन युद्ध में अमेरिका कोई रेजोल्यूशन नहीं होने देगा, हाँ, इसी हाँ। तरह चाइना कुछ रेजोल्यूशन। हाँ। तो जहां जहां ये वीटो पावर्स इन्वॉल्व रहती हैं, हाँ। उन इश्यूज में वर्चुअली इम्पॉसिबल हो जाता है डिसीजन लेना सिक्योरिटी काउंसिल। हाँ तो हमारा जो अब व्यू है कि देखिए, जो ये सिक्योरिटी काउंसिल टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है 1945 में बनी है, जी और तब की जो दुनिया का कॉन्टेक्स्ट था बहुत फर्क था। हाँ। अब दुनिया बिल्कुल बदल चुकी है, नए हाँ। देश उभर के आए हैं,
हाँ। इंडिया जो है लार्जेस्ट पॉपुलेशन है दुनिया की, हाँ, वन फास्टेस्ट ग्रोइंग Yes. इकोनॉमी है, हाँ। तो सिक्योरिटी काउंसिल का कॉम्पोजिशन भी बदलना पड़ेगा, और ये जो है इट शुड रिफ्लेक्ट द न्यू रियलिटीज ऑफ द वर्ल्ड, हाँ, और तभी ये जाके ऑर्गेनाइजेशन हाँ, इफेक्टिव होगा और ज़्यादा इफेक्टिव होगा। हाँ, तो ये आपकी बात सही है कि आज के कॉन्टेक्स्ट में यूएन का पॉलिटिकल साइड पे हाँ, एफिकेसी जो है बहुत कमज़ोर हो गया है, अच्छा, और इसको इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी चेंजेस करनी है, स्ट्रक्चरल हाँ, चेंजेस करने हाँ, हैं, चार्टर का अमेंडमेंट होगा, हाँ, प्रोसीजर्स को बदलना पड़ेगा, हाँ, नई कंट्रीज को आना पड़ेगा, हाँ, तो बहुत ज़रूरी है। अब वेदर ये सिस्टम इम्प्रूव होगा या नहीं होगा, या नया सिस्टम आएगा, हाँ, ये कहना तो बहुत डिफ़िकल्ट है। हाँ, बट इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि दुनिया जो अभी है एक बहुत फ्लक्स में है, हाँ, अभी कुछ सेटल नहीं हो पाया है हाँ, कि आगे जाके क्या होगा अगले जी। सालों में। जी, तो एक जो पहले का इक्विलिब्रियम था, हाँ। जो कोल्ड वॉर तक चला, वो अब हिल गया है। हाँ, because और- of sir rise of China, Rise of China is a very major factor. हाँ, Then the collapse of the Soviet Union is another major factor. जी, जी। Now also India is rising. हाँ, तो बहुत सारे हाँ। फैक्टर्स हैं, और हाँ। ये सारा जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे हैव हाँ। टू रिफ्लेक्ट द रियलिटीज ऑफ द वर्ल्ड टुडे। हाँ। सर यूएन से एक बहुत ही बर्निंग क्वेश्चन है कि सर इंडिया इतना ट्राई करता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबर लेने के लिए, एक दो बार आई थिंक वोटिंग भी हुई है लेकिन डिनाई कर दिया गया। डू यू थिंक कि इन फोर्सिबल फ्यूचर इंडिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप ले पाएगा? देखिए, बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि जो ऑलरेडी परमानेंट मेंबर्स हैं, हाँ। उनका तो एक बड़ा स्ट्रांग होल्ड है यूनाइटेड नेशंस के ऊपर, हाँ, और जो सियासी पॉलिटिक्स है, हाँ। वो भी इन्फ्लुएंस करती है कौन हाँ। किसको सपोर्ट करता है, नहीं हाँ, करता हाँ। है। बट मुझे लगता है ऑब्जेक्टिवली देखा जाए, हाँ। तो क्लियरली इंडिया हैज़ टू बी ऑन द सिक्योरिटी काउंसिल, बोथ इन टर्म्स ऑफ contribution to global peace, in हाँ। terms of our size, in terms हाँ। of our economy. हाँ, तो इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। हाँ, बट प्रोसेस क्या होगा, हाँ, ये कहना मुश्किल है। कई सालों से नेगोशिएशन चल रहे हैं, हाँ। डिफिकल्ट प्रोसेस है। हाँ। बट मुझे लगता है कि अगर ग्लोबल बॉडीज को इफेक्टिव होना पड़ेगा, तो हाँ। उनको चेंज करना अनिवार्य है। जी सर, जैसे आपने यूएन में सर्व किया है एंड यू वर रिलेटेड टू द कोसोवो एग्रीमेंट दैट हैपेंड एंड द नेटो बॉम्बिंग दैट हैपेंड, सर डू यू थिंक कि ये जो नेटो का जो इंटरवेंशन था कोसोवो में वाज इट जस्टिफाइड? बिकॉज आई थिंक अगर मेरा असेसमेंट लेंगे सर, तो वही आज ट्रिकल डाउन होकर रशिया यूक्रेन वॉर में हुआ है, क्योंकि अब हमेशा वो डर है रशिया को कि भाई हमने उस टाइम इतना स्ट्रांगली अपोज नहीं किया, तो और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से भी वो पास तो नहीं हो पाया था। तो डू यू थिंक कि यही वो जो इंटरवेंशन था वही आज रशिया यूक्रेन वॉर में दिख रहा है? देखिए, ये जो इशू बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यूएन जो है एक वर्ल्ड बॉडी है जो इन अ सेंस डिसाइड्स फॉर द होल वर्ल्ड क्या करना है। उसमें स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं जिनके पास वीटो पावर्स है। हाँ, कभी कभी जब उनको लगता है कि ये यूएन से उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा, वो यूनिलैटरल एक्शन लेते हैं। हाँ। चाहे इराक में लिया, चाहे हाँ। युगोस्लाविया की बॉम्बिंग में लिया, हाँ, कई तरह के इस यूनिलैटरल हाँ। एक्शंस हुए हैं। या अब देखिए, रशिया ने यूक्रेन में लिया, हाँ। या इज़राइल ने पैलेस्टाइन में लिया, अब हाँ। लेबनान का इन्वेजन चल रहा है। तो ये जी। तो सब यूनिलैटरल एक्शंस है, इलीगल है, क्योंकि हाँ। इसमें कोई इंटरनेशनल लॉ इन्वॉल्व ही नहीं है। हाँ, तो ये तो दो चीज़ों का टसल चल रहा है। एक हाँ। तो जो ग्लोबल सिस्टम है, कॉम्पैक्ट है, रूल्स हैं, ग्लोबल हाँ। ऑर्डर है, और दूसरा जो यूनिलैटरलिज्म है, जो कई कंट्रीज को लगता है कि हम तो स्ट्रांग हैं, हाँ। हम अपने आप कर सकते हैं, हमें हाँ। कोई परवाह नहीं है, हाँ, यूनाइटेड नेशंस क्या हाँ, करेगा। हाँ, तो ये एक इम्बैलेंस चल रहा है आज की दुनिया में, हाँ। और ये कैसे इसका रेजोल्यूशन होगा, वो अभी देखना है। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन, जो कि अभी सर इजराइल पैलेस्टीन और अब इजराइल ईरान के वाइडर युद्ध में हो सकता है सर कन्वर्ट हो जाए। सर आपकी असेसमेंट में क्या, आप इतने साल फॉरेन सर्विस में रहे हो, आपकी असेसमेंट में सर क्या ये पॉसिबल है कि इजराइल ईरान में युद्ध हो जाए? क्योंकि सर ऐसा नहीं, इजराइल ईरान का बॉर्डर है, इजराइल और ईरान में मैं पढ़ रहा था 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो क्या ये वाइडर कॉन्फ्लिक्ट में स्नोबॉल होने का? देखिए, बड़ा मुश्किल इशू है, बट किस तरह ये आगे बढ़ेगा उस पर डिपेंड करता है।
क्योंकि जैसे आपने कहा बॉर्डर तो नहीं है ईरान और इजराइल के बीच में, तो अगर ये युद्ध होगा तो बेसिकली बम्बार्डमेंट और इस तरह जी। की चीज़ों से होगा, मिसाइल्स। जी और अगर इसमें इजराइल अगर ईरान को अटैक करेगा तो कहीं ना कहीं उसको अमेरिका का समर्थन होगा इसमें, हाँ क्योंकि बिना अमेरिका के समर्थन के इजराइल नहीं कर पाएगा। नहीं और उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा वाइडर रीजन में, हाँ क्योंकि अभी आप देखेंगे कि कई जो दूसरी कंट्रीज हैं गल्फ की, उन्होंने हाँ। कहा है कि हम अपनी टेरिटरी को यूज़ अलाउ नहीं करेंगे कि इस वॉर में हमारी जी, टेरिटरी यूज़ ओके, हो। ओके। तो बहुत ये पेचीदा और बहुत सेंसिटिव इशू है, और मुझे लगता है कि दुनिया का तो यही इंटरेस्ट है कि आगे ये ना बढ़े। हाँ पर अब जैसे न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं ईरान में, हाँ। अगर इजराइल ने उनको अटैक किया, या हाँ। ऑयल इंस्टॉलेशंस की बात कर रही है, हाँ तो इन सब चीज़ों का क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, युद्ध आगे बढ़ेगा, एक कंट्री दूसरे को करता है, फिर दूसरा चाहता है कि हम भी रिटेलिएट करें, कुछ जी, एक्शन लें, जी और ये प्रोसेस अगर स्नोबॉल होता स्नोबॉल हो जाएगा तो फिर पूरा रीजन उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, और भारत जैसी कंट्रीज को बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। ऑलरेडी ऑयल प्राइसेस बढ़ गए हैं, जी 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 और वहाँ पे आपको पता है कि हुथीज जो हैं यमन के, वो जो शिप्स को काफ़ी अटैक हाँ। कर रहे हैं हाँ। पर्शियन गल्फ, हाँ। स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज वगैरह में। तो बहुत ही एक डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, और जैसे भारत ने कहा है कि जो भी ये समस्याएं हैं उनको युद्ध के माध्यम से इनका रेजोल्यूशन नहीं निकलेगा, बातचीत हाँ। करके ही डिप्लोमेटिक जी। सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे। जी सर, जस्ट लास्ट क्वेश्चन एंड इट्स नॉट अ क्वेश्चन सर, एनी बुक्स यू वुड लाइक टू रिकमेंड हमारे यूजर्स के लिए जिनको फॉरेन पॉलिसी में इंटरेस्ट है, या जनरली सर जो आप रीड कर रहे हो इस टाइम पे, जो आपकी लाइफ में काफ़ी चेंज लेके आई? देखिए, अब मुझे लगता है कि रीडिंग का बहुत अहमियत है, जी तो बिल्कुल रीड तो बहुत करना चाहिए, उसी से आपकी नॉलेज बढ़ती है। जी तो मेरा तो जब नेपाल पे किताब लिख रहा था तो काफ़ी नेपाल के बारे में पढ़ा, जी पर जो भी आपका इंटरेस्ट है हाँ उस सब्जेक्ट्स में, उन एरियाज में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जी जी इंक्लूडिंग फिक्शन, हाँ पोएट्री। हाँ तो मैं तो इसी में बिलीव करता हूँ कि इट ओपन्स योर माइंड, हाँ and so it's very important. I don't want to specify any particular books, हाँ but reading का मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी सर, है। एनी बुक्स दैट यू लाइक और जो आपकी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट किया है? देखिए, हम लोग पढ़ते तो काफ़ी हैं, जी। तो हमारा काम ही है, जी और कई बुक्स हैं विच आर ऑल्सो माई फेवरेट बुक्स, मुझे बहुत पसंद है। फिक्शन में भी कई किताबें हैं, जी but once again, instead of naming any हाँ। books, I would just like to say कि please keep up the habit of reading. ओके, रियली थैंक यू सर, इट वाज रियली नाइस मीटिंग यू, टॉकिंग टू यू। इतना कुछ मुझे जानने को मिला अबाउट नेपाल, आपकी बुक पढ़ी, मुझे बहुत ज़्यादा सीखने को मिला। इट वाज रियली अ गुड एक्सपीरियंस, रियली थैंकफुल टू बीइंग ऑन दिस शो। Thank you very much. थैंक यू।